FYUGP सेमेस्टर 2 यानी कि 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, जिनका भी मेजर 3 है उसका मॉडल क्वेश्चन पेपर देखेंगे। बहुत ही अच्छे से हम लोग समझेंगे कि आखिर आपका एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी हमने लिए हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपको एग्जाम पैटर्न वगैरह सब बताएंगे, ताकि देखिए बहुत सारे लोग क्या हुआ था, अच्छे से ना लिखने के कारण प्रमोट भी हो गए थे। हम साथ ही साथ ये भी बताएंगे आपको कितने पेज में कौन सा आंसर लिखना है। ठीक है, तो देखिए एग्जाम आपका दोस्तों 100 मार्क्स का होता है ना। 100 मार्क्स में 75 आपको बैठ के देना पड़ता है यानी कि फाइनल एग्जाम, और 25 आपका इंटरनल के तौर पर कॉलेज में दिया जाता है। ठीक है, और आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा फाइनल एग्जाम में। आप देखिएगा आपको जो क्वेश्चन मिलता है उसमें लिखा रहता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे, यानी कि जितना हो सके खुद से बना के बैठा के लिखना रहता है, ताकि आपको जो है आंसर देख के जो है एग्जामिनर अच्छा मार्क्स दे सके। फिर है सभी प्रश्न का उत्तर दे, यानी जो भी नीचे जैसे जैसे बताया गया है सभी प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। अब एक एक करके हम लोग देखेंगे। पहला हो गया हम लोग, देखिए आपका जो है 2 खंड में बटा रहता है, 2 ग्रुप में बटा रहता है, खंड का के नाम से, खंड खा के नाम से। तो सबसे पहले खंड खा देखेंगे, खंड का देखेंगे, फिर खा देखेंगे। ठीक है, तो चलिए खंड का में आपको क्या मिलता है, टोटल 3 प्रश्न। कितने? 3 में से जो पहला प्रश्न है उसमें 5 मिलता है, 1 लाइन वाला आंसर यानी 1 नंबर वाला, यानी यहाँ से आपको टोटल 5 प्रश्न है, यानी कि 5 मार्क्स भी आपको मिलेंगे, 1-1 मार्क्स रहता है। तो देखिए लिखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में देना है। ये ध्यान रखिएगा, इसको ज़्यादा लंबा मत बढ़ाइएगा। बहुत सारे लोगों को हमने देखा बहुत लंबा बढ़ा देते हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं है। ठीक है, जितना पूछा गया बस उतना ही लिखिए। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, यानी का नंबर हम लोग का बोल रहा है कि भारत तेंदु युग का दूसरा नाम क्या है। तो इसका जो दूसरा नाम है वो आपको लिखना है। ठीक है, आप खा नंबर क्वेश्चन है, बोला भारत तेंदु हरिश्चंद्र का जन्म किस वर्ष हुआ था, यानी भारत तेंदु हरिश्चंद्र जो थे उसका जन्म कब हुआ था वो आपको लिखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया आप लोग का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर तीसरा बोल रहा है खड़ी बोली कविता का स्वर्ण युग किस युग को कहा जाता है, यानी खड़ी बोली कविता का स्वर्ण युग कौन से युग को कहा गया है। तो ये आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर घ में, यानी क्वेश्चन नंबर तीसरा में। अब क्वेश्चन नंबर घ है दोस्तों, बोल रहा है कि छायावाद के 4 स्तंभ किसे माना जाता है, यानी छायावाद के 4 स्तंभ है। ठीक है, और कौन कौन से 4 स्तंभ है उनका नाम लिखना है आपको, बस इतना ही करना और कुछ नहीं करना है। अब लास्ट हम लोग का 5वां बोल रहा है कि छायावाद के जनक के रूप में किसे माना जाता है। तो ये आपका बस इतना ही 5 क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 में आपको 5 क्वेश्चन का आंसर देना, 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अब आता है हम लोग का क्वेश्चन नंबर दूसरा और तीसरा, जो कि खंड का में ही है। ठीक है, खंड का यानी ग्रुप ए में ही आपका जो है ये 2 नंबर और 3 नंबर है, जो कि 5-5 मार्क्स के लिए रहते हैं। ठीक है, 5 मार्क्स के लिए ये, 5 मार्क्स के लिए ये। ठीक है, यानी 10 मार्क्स के लिए। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन हो गया कि द्रविड़ी युग का प्रमुख काव्य प्रवृत्तियों का 100 उदाहरण, यानी कि उदाहरण के साथ जो है आपको वर्णन करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया साथियों। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, बोल रहा है कि भारत तेंदु युग को पूर्ण जागरण काल कहा जाता है। ठीक है, लेकिन क्यों कहा जाता है वो स्पष्ट आपको करना है। तो ये 2 क्वेश्चन है आपको जिसका आंसर आपको देना है, फिर आपका जो है खंड का कंप्लीट हो जाएगा। अब खंड खा में आइएगा आप लोग, तो देखिए खंड खा में क्या रहता है, इसमें आपको 7 प्रश्न मिलते हैं। कितने दोस्तों? 7 में से आपको किन्हीं भी 4 का आंसर देना रहता है, और उसके लिए आपको मिलता है टोटल 60 मार्क्स, यानी यहीं से आपका जो है मार्क्स बनता है। तो असली गेम यहीं शुरू होता है, यानी असली जो है अच्छे से आपको यही वाला लिखना है। ऊपर भी आपको ध्यान देना है ऐसा नहीं है, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है खंड खा पर, क्योंकि यहीं से आपका मार्क्स इंक्रीज होगा। तो एक क्वेश्चन के लिए यहाँ आपको 15 मार्क्स मिलते हैं, तो आपको 15 मार्क्स मिलते हैं, यानी कि 4 क्वेश्चन के लिए 60 मार्क्स। और देखिए बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है हमेशा से कि आखिर लॉन्ग टाइप का जो आंसर है वो कितने पेज में लिखें। तो ये हम आपको बता दें, कम से कम 4 पेज में आपको लिखना ही है। ठीक है, और अगर 5 मार्क्स वाला है तो आपको कम से कम 2 पेज में कम से कम लिखना, उससे ज़्यादा भी आप बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम आपको बता दिए, बस इतना ज़रूर लिखिएगा, तभी आपको जो है अच्छे मार्क्स मिलेंगे। देखिए लिखा है कि निम्न में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दें, यानी जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उसमें से कोई भी 4 प्रश्न आपको छाट के रख लेना है, यानी जो आपको पता हो, और उसी को आंसर देना रहता है। तो एग्ज़ाम में भी जो आपका क्वेश्चन बनेगा सब ऐसा ही रहेगा, यानी 7 ही क्वेश्चन वहाँ भी मिलेंगे और आंसर 4 का ही देना रहेगा वहाँ भी। ठीक है, तो देखिए चौथा क्वेश्चन है, बोला भारत तेंदु युगीन कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां और इसका सामाजिक राष्ट्रीय चेतना पर इसका प्रकाश डालिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी जा चुका है और पूछ सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
तो ये पहला क्वेश्चन हो गया हम लोग का। सीरियल से देखा जाए चौथा, लेकिन ये जो है गुरुखंड खा के लिए पहला ही है ना। अब आगे दूसरा है क्वेश्चन है दोस्तों, बोल रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ला के द्वारा दिए गए गद्य काल और रामविलास शर्मा के द्वारा दिए गए नवजागरण काल, इन दोनों के नामकरण पर जो है विस्तार से चर्चा कीजिए। यानी इन दोनों का नामकरण कैसे हुआ था, इसके ऊपर आपको विस्तार से चर्चा करना है। हो सकता है आपका जो क्वेश्चन आए सिर्फ रामचंद्र शुक्ला के द्वारा गद्य काल का जो दिया गया उसी के बारे में पूछ ले, या फिर सिर्फ नवजागरण काल का, यानी अलग अलग करके भी पूछा जा सकता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो आपको डिटेल में कर लेना है दोनों, ताकि दोनों में से कोई भी पूछे तो आप लिख सकते हैं, या फिर दोनों को साथ में पूछे तब भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग का क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों। बोल रहा है कि भारत तेंदु हरिश्चंद्र की काव्यगत विशेषताएं बताते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। काव्यगत विशेषताएं यानी उनकी कविता की विशेषताएं बताते हुए आपको क्या करना है, उनके द्वारा जो भी प्रमुख रचनाएं की गई या फिर उनके द्वारा जो भी प्रमुख कविताएं लिखी गई है उसके ऊपर आपको उल्लेख करना है, उसके ऊपर आपको डिटेल में लिखना है, बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया छठा। अब क्वेश्चन नंबर 7वां हम लोग का है, क्या है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां हो गया दोस्तों, बोला है द्रविड़ युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है, यानी क्यों कहा जाता है। इस युग की प्रमुख साहित्यिक और सामाजिक प्रवृत्तियों का विवेचना कीजिए। तो यहाँ देखिए दो दो क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, लेकिन दोनों को हमने अटैच कर दिया है। अगर हो सकता है एग्जाम में आपको अलग अलग करके भी पूछा जा सके या फिर सिर्फ एक ही पूछा जा सके। ठीक है, यानी इसको ये जो है जागरण सुधार काल क्यों कहा जाता है, ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा हो गया कि इसका जो है प्रमुख साहित्यिक और सामाजिक प्रवृत्तियों का विवेचना कीजिए, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8वां की ओर चलें दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 8वां है कि छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ कौन से हैं, उसकी विशेषताओं को जो है संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% चांस है दोस्तों आएगा ही आएगा, तो आपको ये कर ही लेना है हर हाल में। ठीक है, तो आगे हम लोग का 9वां नंबर क्वेश्चन है, पूरा छायावादी काव्य में व्यक्तिवाद और रहस्यवाद की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे लास्ट हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10वां हो गया कि महादेवी वर्मा का जो प्रसिद्ध कविता है मैं नीर भरी दुख की बदली, ये उनके द्वारा एक प्रसिद्ध कविता है जिसको आपको पढ़ना भी है सिलेबस में। ठीक है, उसका भावार्थ और काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, यानी उस कविता के बारे में आपको भावार्थ लिखना है, उसका काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। तो ये टोटल 7 प्रश्न है आपका खंड खा में, इसमें से कोई भी 4 को आपको अटेंड करना है और आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपका फाइनल एग्जाम में भी इसी तरह सेम पैटर्न रहता है। तो यही है दोस्तों, इन सभी का जो है आंसर भी आपको जल्द ही मिलेगा। तो आपको क्या करना है, अगर थोड़ा भी वीडियो हेल्पफुल लगा तो एक छोटा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नई वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।